अस्सलाम वालेकुम मैम।
जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं। पहले अटेंडेंस लगा लेते हैं। फाइव 502 Present. 503 502 Ma'am, present 02 है? present है. ओके 503 504 Present, ma'am. 5 Present, ma'am. 6 Present, ma'am. 7 Present, ma'am. 8 9 10 Present, ma'am. 11 12 13 14 Present, ma'am. 15 16 17 18 Present. 19 Present, ma'am. 20 21 Present, ma'am. 22 23 24 25 Present, ma'am. Present, ma'am. 24 भी प्रेजेंट है। 24 present, ma'am. Ma'am, 25 भी Yes. present है. 25 भी प्रेजेंट है और 24 भी। इसके बाद 27 Present, ma'am. 28 Present, ma'am. 29 30 Present, ma'am. 32 Present, ma'am. 33 Present, ma'am. 33. Ma'am, 32 भी present. 34 35 Present, ma'am. 36 Present, ma'am. 37 Present, ma'am. 40 41 Present, ma'am. 43 Present, ma'am. 44 45 46 48 49 50 51 52 Yes, ma'am. 53 55 56 Present. 57 58 Present, ma'am. 60 61 62 63 Present, ma'am. 64 Present, ma'am. 65 66 Present, ma'am. 67 68 Present, ma'am. ओके। अब मैं वो रोल नंबर कॉल करी जो एब्सेंट मार्क हुए हैं, ठीक है। 67 है, 65 62 61 60 Miss 62 57 present है. ओके, then 55 53 51 50 49 46 45 44
और 40, 34, 29, 23, 22, 20 रोल नंबर, 17, 15, 13, मैम 13 प्रेजेंट है। ओके, 12, 11, 9, 8 and 3। ये लोग अच्छे हैं। मिड के बारे में कोई आपको खबर हो तो? नो मैम। मैम यही बोल रहे हैं कि टीचर्स नहीं लेना है। मैम न्यू नोटिफिकेशन। मैम आप CRGR वाले ग्रुप में हैं? नहीं बेटा, उसमें तो वो मैम जिसमें सर इमरान भी हैं और काफी ज्यादा टीचर्स भी हैं। ओके, वही होंगे ना टीचर्स जो वहाँ पे जो रेलेवेंट होंगे इस ग्रुप में। तो मैम रात सर इमरान ने मैसेज किया था, काफी बच्चे नोटिफिकेशन सेंड कर रहे थे, तो सर इमरान ने मैसेज किया था, वो मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ। तो क्या मैम लिखा? जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उनमें तो यही कहा जा रहा है कि टीचर्स ही लेंगे। वो असाइनमेंट के थ्रू भी ले सकते हैं, वो पेपर भी ले सकते हैं, पता नहीं अब क्या होता है। कि आप सभी लोग बल्कि सिर्फ एक जगह से, यानी आप मोबाइल से करें तो मोबाइल से ही करें। एट अ टाइम 2-2 या 3-3 जगहों से होगा ना तो फिर मुश्किल हो जाती है। अभी एक और जी बच्चा मैम। एंटर हुआ है, उसकी अटेंडेंस में लगा देती हूँ, मैंने इसको एडिट खोल लिया इसका। जी मैम, मैं कह देती हूँ उसे। थैंक यू। अभी जो रिसेंटली एंटर हुए हैं स्टूडेंट, मैम आपको अभी तक किसी ने कुछ मतलब नहीं बताया या पता चला आपको मिड के बारे में? बेटा मुझे तो यही पता चला है कि मिड होना है और ऑनलाइन होना है, और अभी किस तरह वो सारा सिनेरियो कैसे होगा, जैसे फाइनल होता है या क्या, वो मुझे नहीं पता। यानी मतलब जी मैम यही हमें पता चला। ये नहीं पता कि मैम कौन से ऐप से होगा। मैम फाइनल्स तो हमारे सेव एग्जाम ब्राउजर से हुए थे ना, हम GC की वेबसाइट पे जाते थे और उधर से खोलते थे एग्जाम फाइल, तो पेपर की टाइमिंग पे हमारा पेपर शो होता था, उसे ओपन करते थे तो पेपर सॉल्व कर लेते थे। उम्मीद है कि आपको मिड भी मैम ऐसे इस ही टाइम होगा। इस फाइनल तो आप लोगों का इंशाल्लाह फिजिकली होंगे, उस वक्त तक हालात बेहतर हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। अब आपने जो पढ़ा है उसमें से आप देख लें, कुछ आपने डिस्कशन करनी है। क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे कहा है वो मैम 1 से 11 तक लेक्चर हमने रिवाइज 1 से किए। 7 तक के लेक्चर्स हैं। इसमें आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया, क्या आप लोग डिस्कस मैम करना प्री चाहते हैं? पैरामीटराइजेशन का जरा आप रिवाइज कर दें एक दफा। पैरामीटराइजेशन देखना चाहते हैं आप? मैम एक दफा रिवाइज कर मैम उसका तो प्रैक्टिकल है ना, वो बता दें। जी। लेक्चर आप मुझे अगर बता देना, लेक्चर नंबर जरा इजी। मैम लेक्चर 5। लेक्चर नंबर 5। मैम CK क्लास का भी थोड़ा सा बस बता दें। मतलब हमने क्वेश्चन किए हैं, उसमें हम T को जब 0 पुट करते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्लास C1 को बिलोंग कर रहा है। और मैम अगर मतलब सिर्फ क्लास C1 को ही करेगा, कभी C2 C3 नहीं हो सकता, ओनली C1 ही रहेगा? हाँ वो भी हो सकता है,
लेकिन हम क्योंकि हमने जहाँ जितना भी काम किया ना इसको सीके को लेके, तो वहाँ हमने यही किया कि अगर वो बिलोंग कर जाता है C1 को बिलोंग कर जाता है तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, इसलिए हम उसको ज़्यादा नहीं करते, मतलब ज़्यादा उसको आगे नहीं लेके चलते। या तो ऐसा हो ना कि हमारे कोर्स में शामिल हो, या जो हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट ये हो कि आपका गिवन जो कर्व है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है ये फाइंड करके बताएं, तो तब हम लोग उसको देखेंगे कि उसमें क्या हमें करना चाहिए, हम एंड तक जाएंगे। ठीक है, मतलब तो मैम हम अगर सिर्फ के की वैल्यू को 1 रख के अगर कर लें तो हमारे लिए इतना इनफ है इसमें। हाँ, हमारे लिए मतलब अगर C1 को बिलोंग कर जाता है तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी हो जाती है, इसलिए हम उससे आगे नहीं जाते। ठीक है, अभी जो जी मैम। रिपैरामीटराइजेशन वाला है, ये मैं बुक मैंने लेक्चर भी निकाल लिए हैं, लेक्चर मैडम मैंने भी कुछ पूछना था। मैम हमारा जो सिलेबस है वो कितना होगा मिड का? जितना आपने पढ़ा हुआ है ना अभी तक वो सारा शामिल होगा आपके उसमें मिड के कोर्स में। मैम कंसेशन कोई नहीं मिलेगी हमें? नहीं बेटा, आप जितना तैयार कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा ना, अभी मैम तैयारी 25 लेक्चर हो गए हैं। मैडम आप ऐसे नहीं करेंगे, लोकल जो लोकल कर्व थ्योरी लेक्चर नंबर 21 उससे पहले तक कर लें। फायदा नहीं मैम होगा जी आपको, थोड़ा सा कम कर लें। टाइम है, जब मिड होगा, मिड के बाद जब फाइनल होगा तो फिर आप लोग वैसे ही थोड़ा सा, आपको पता है वो डिस्टर्बिंग सिचुएशन होगी, किसी को वैसे भी नहीं पता होगा कि ऑनलाइन हो रहा है या क्या हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बेहतर है कि अभी आप स्कूल से बैठे हुए हैं आराम से, आपका मतलब एक चल रहा है सिस्टम, तो आप उसमें मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लें। तो मैम जो हमारा मिड में होगा फिर वो हमारा फाइनल में इंक्लूड होगा? हाँ, उसकी परसेंटेज तो होगी ना जो जिस तरह से होती है। अभी मुझे बुक में से पैरामीटराइजेशन मिल ही नहीं रहा, मैं आपको फिर नोट्स में से दिखा देती हूँ प्री पैरामीटराइजेशन जो आप डिस्कस करना चाह रहे थे। ये आप लोग देख सकते होंगे रिपैरामीटराइजेशन। इसमें रिपैरामीटराइजेशन वर्ड्स में हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो ये फिलहाल आप देखेंगे। नेक्स्ट जो पेज होगा उसमें आप देखेंगे कि ये कैसे आप देख कैसे सकते हैं। ठीक है, ये इन वर्ड्स डिस्क्रिप्शन है। रिपैरामीटराइजेशन के लिए हमें एक कर्व अल्फा चाहिए जो कि 2 डायमेंशन से वैल्यूज दे रहा है और आंसर 3 डायमेंशन दे रहा है। ठीक है, और इसमें रिपैरामीटराइजेशन एक फंक्शन होगा, आंसर फंक्शन, जो कि 2 डायमेंशन से आंसर्स लेगा और आंसर 2 डायमेंशन से वैल्यूज लेगा और आंसर्स भी 2 डायमेंशन में लेगा। इस फंक्शन में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 1 की 1 1 होनी चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और सी के होना चाहिए। और यहाँ पे सी के जो है ना, ये सी के क्लास मीन्स कि इसका डेरिवेटिव ये थोड़ा डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। और अगर एक फंक्शन जो है वो खुद तो कंटिन्यूस है पर उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं आ रहा तो वो सी नॉट क्लास से बिलोंग करेगा, वहाँ के की वैल्यू 0 होगी। और जब हम रिपैरामीटराइजेशन की बात मैडम कर रहे हैं से मतलब कितने डेरिवेटिव इसके? हाँ, तो के जो है वो ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव को शो करेगा। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है किसी भी फंक्शन का और वो भी कंटिन्यूस है तो फिर क्या होगा कि वो क्लास C1 को बिलोंग कर जाएगा। और फॉर रिपैरामीटराइजेशन हमें एटलीस्ट क्लास C1 को बिलोंग करवाना ज़रूरी है। ठीक है, C नॉट हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा। और इसमें उसका जो इन्वर्स होगा जिसे हम लोग H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी क्लास C के को बिलोंग करना चाहिए। और के भी यहाँ पे अगेन 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशंस होगी जो रिपैरामीटराइजेशन पे अप्लाई होती हैं। और इसमें नोट क्या है, इमेज ऑफ द कर्व एंड इट्स रिपैरामीटराइजेशन आर सेम। रिपैरामीटराइजेशन और
जो कर्व है उस दोनों का इमेज जो है वो सेम होगा। मैडम रीपैरामीटराइजेशन का मतलब क्या होता है? जी, इसका मतलब क्या होता है रीपैरामीटराइजेशन? मतलब जो पैरामीटर्स ऑलरेडी वहाँ पे यूज हो रहे थे ना, पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स या वो चीज़ें जिनके ऊपर हम लोग कोई चीज़ डिफाइन कर रहे हैं वो डिपेंड कर रही है, जिसमें आप फॉर एग्जांपल किसी भी फिजिकल चीज़ को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें टाइम हम ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। उसकी पोजीशन के लिए हम लोग XYZ ले रहे होते हैं, तो वो उसके पैरामीटर्स होते हैं जिनके चेंज होने से हमारी डायग्राम और हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो रीपैरामीटराइज करना मतलब ये कि उन जो ऑलरेडी यूज पैरामीटर जो हम लोग रीपैरामीटराइज करते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं ना वहाँ पे हमें जो रिजल्ट्स रिक्वायर्ड है वो हम अटेन नहीं कर पा रहे, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस जगह से हट जाते हैं। हमारा फोकस सेम चीज़ रहती है, लेकिन हम थोड़ा सा उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ से हमें सही तरह से नज़र आ रहा हो या जहाँ पे हमारी रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हम ले सक रहे हो। तो वो जो मूवमेंट होती है ना फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, वो फिर उस मूवमेंट में जो वेरिएबल्स के ऊपर इफेक्ट आता है, फॉर एग्जांपल एक्स, अगर हम एक जगह से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, वहाँ पे एक्स की कोई एक्स है एक वेरिएबल, डेफिनेटली वाई एक वेरिएबल होगा, एग्जैक्ट वेरिएबल होगा और एक टी टाइम होगा, ठीक है। अगर हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पी जहाँ पे एक्स वाई जेड और टी हम नोट कर रहे थे, अगर हमारी वहाँ पे इंफॉर्मेशन ठीक हमें नहीं मिल रही जितनी कि हमें रिक्वायर्ड है, तो हम उस जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। जैसे हम एक विंडो से दूसरी विंडो में चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे क्या होगा कि अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे तो हमारी एक्स कोऑर्डिनेट जो वो एक्स प्लस ए प्लस माइनस ए इस तरह से हो जाएगा, और अगर हम लोग हाइट सेम रखते हैं तो वाई सेम रहेगा, और इस तरह अगर हम लोग टाइम सेम रखते हैं तो टी भी सेम रहेगा, और जेड भी इस तरह से सेम रहेगा, अगर हम लोग कोई और चेंज नहीं कर रहे, हम जस्ट ट्रांसलेट टी कर रहे हमारे हैं पास किसी एक एक जगह से मखसूस दूसरी पॉइंट जगह पे। होगा ना, टी हमारे बिल्कुल पास एक मखसूस पॉइंट होगा जो एक्स वाई और जी एक्सिस से बिल्कुल जो है। एक मखसूस पॉइंट था हमारे पास, हम उस पॉइंट से ट्रांसलेट कर गए अलोंग एक्स एक्सिस, मीन्स कि सिर्फ एक्स में चेंज आएगा और बाकी सारे कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। वो जो एक्स में चेंज आके चेंज हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, उससे हम लोग फॉर एग्जांपल गैमा कह देते हैं, ये एक्स प्लस माइनस ए जो भी चेंज था उसे हमने गैमा से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमने रीपैरामीटराइज कर दिया। उस जो पैरामीटर एक्स था उसको हमने एक नई शेप दे दी, ठीक है। और उससे होना क्या है कि रीपैरामीटराइजेशन करने से हमारा जो इमेज है, जो चीज़ हम देख रहे हैं वो चीज़ डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है, ये शर्त है इसकी। तो अब ये देखिए कि इमेज ऑफ द कर्व एंड इट्स रीपैरामीटराइजेशन आर सेम। मतलब कि एक पॉइंट जो है वो जब एक एक्सिस से मिलता है तो जो जिस एक्सिस के साथ मिल रहा है उसमें ही चेंज आएगी, बाकी दो एक्सिस सेम रहेंगे। बाकी एक्सिस सेम रहेंगे क्योंकि हम लोग उनके अलॉन्ग मूव नहीं कर रहे। अगर हम लोग थोड़ा सा साइड पे मतलब ट्रांसलेट भी करते हैं और थोड़ा सा अपनी पोजीशन भी अपवर्ड मूव कर लेते हैं तो फिर वाई में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा, अगर हम वाई को हाइट के अलॉन्ग ले रहे हों, ठीक है। तो अब ये जो होगा ये कि कर्व जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे थे और ये चेंज के बाद जो हमने कर्व ऑब्जर्व करना है, दोनों के इमेज सेम होंगे। ये हम पैरामीटराइज इस तरह से करेंगे कि हमारे वो जो कर्व है वो डिस्टर्ब ना हो। और ज्योमेट्रिक इनवेरिएंट, अ क्वांटिटी इज ज्योमेट्रिक इनवेरिएंट इफ इट रिमेन्स द सेम, यानी कि ज्योमेट्रिक इनवेरिएंट होती है जिसे कोई फर्क ना पड़े जिसको करने से। लेकिन इनवेरिएंट क्या होता है? जी, इनवेरिएंट का मतलब होता है चेंज ना हो, ठीक है, पैरामीटर्स चेंज होने से भी उसमें कोई चेंज ना आ रहा हो। इनवेरिएंट मींस के कोई भी सिचुएशन चेंज होता है लेकिन आपकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज ना हो, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी जो हो सकती है वो आप देख लें। इसमें देखें कि ये एक कर्व अल्फा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसे हाईलाइट किया गया है ये टी नॉट पॉइंट है, ठीक है। और अल्फा जो कर्व है वो ए बी से वैल्यूज ले रहा है, ठीक है, और आंसर जो है ये इस कर्व जो बना हुआ है इसका इमेज इसके ऊपर दे रहा है। अल्फा एक ऐसी मशीनरी है तो ये इस ए बी इंटरवल जो एक लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ से वैल्यूज उठा रहा है और जो आंसर दे रहा है वो एक इस कर्व की सूरत में प्लॉट हो रहे हैं। ये अल्फा का काम है, ठीक है, हम इस कर्व को अल्फा कहते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट टी नॉट पे ये जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है, ये पॉइंट इस इंटरवल में इस टी नॉट को अल्फा में पुट करने से हम अटेन कर सकते हैं। एक तो ये बात होगी, ठीक है, ये तो हमें ये वो बात होगी कि एक कर्व अल्फा है। इसके बाद हम एक जी रीपैरामीटराइजेशन डिफाइन करते हैं जो कि यहाँ से वैल्यूज लेगा सी डी में से और आंसर देगा ए बी में, ठीक है।
और फिर क्या होगा, यहाँ से जब हम सी डी में से हम एक अल्फ़ा और इस जी को कंबाइन करके हम एक कंपोजिशन ऑफ अल्फ़ा एंड जी जो है हमारे पास एक बीटा की फॉर्म में कर्व आएगा। और क्योंकि जी पहले क्या कर रहा है, जी पहले यहाँ से एलिमेंट्स ले रहा है सी डी में से, ए बी में दे रहा है, और फिर अल्फ़ा ए बी से एलिमेंट लेके कर्व के ऊपर शो कर रहा है, ठीक है। तो बीटा क्या करेगा, बीटा आर यानी सी डी के एलिमेंट्स लेगा और बीटा पहले उसको जी में पुट करेगा, फिर जी से वो एलिमेंट सारे ए बी में शिफ्ट हो जाएंगे और फिर ए बी से अल्फ़ा लेके उनको यहाँ पे प्लॉट कर देगा। तो दिस मीन्स बीटा का जो इमेज बनेगा वो भी एग्जैक्टली वही होगा जो कि अल्फ़ा का होगा। और जिस तरह टी नॉट एक पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास है, हम लोग सी डी इंटरवल में भी एक पॉइंट आर नॉट फाइंड कर सकते हैं जिस पर हम जी अप्लाई करें तो ये पर्टिकुलर टी नॉट बनता हो, और फिर टी नॉट पर अल्फ़ा अप्लाई करें तो एग्जैक्टली वही पॉइंट है जो हमने पहले से हाईलाइट किया हुआ है। ये हो गई रीपैरामीटराइजेशन, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव लेके यहाँ पे दिखाया हुआ है, और बीटा रेगुलर होगा अगर अल्फ़ा रेगुलर होगा। इसी तरह नोट है, कंपोजिशन ऑफ रेगुलर कर्व विद रीपैरामीटराइजेशन यील्ड्स अ रेगुलर कर्व, ठीक है। रेगुलर कर्व को रीपैरामीटराइज करें तो दोबारा रेगुलर कर्व ही होगा। फिर हमने ये भी बात की थी कि अगर अल्फ़ा क्लास सी एम को बिलोंग कर रहा है और जी क्लास सी के को बिलोंग कर रहा है तो बीटा किस क्लास को बिलोंग करेगा, बीटा क्लास इन दोनों में से जो सबसे लोएस्ट नंबर होगा बीटा हम उसको बिलोंग करवा देंगे, क्योंकि बीटा ने दोनों डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करना है। देखें डी बीटा बाई डी आर मीन्स डी अल्फ़ा बाई डी जी एंड देन डी जी बाई डी आर। तो ये जो दोनों डेरिवेटिव्स को बीटा ने इन्वॉल्व करना है, तो दिस मीन्स कि इनमें से बीटा तभी कामयाब हो पाएगा जब इनमें से उसी डेरिवेटिव को कंटिन्यूस कर पाएगा जो इनमें से कम होगा। यानी अगर अल्फ़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो बीटा फेल हो जाएगा उस क्लास को बिलोंग करने से, क्योंकि जी उस क्लास को बिलोंग नहीं कर पा रहा होगा। तो जिस क्लास को इन दोनों में से जो कम वाली क्लास होगी हम उसको प्रॉब्लम से बचने के लिए बीटा की क्लास बना लेंगे, ठीक है मैम जी। मैम रीपैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व और कर्व सेगमेंट ये दोनों चीजें सेम ही होंगी? सेम होंगी। कर्व सेगमेंट हम कब यूज करेंगे, जब हम लोग एंड पॉइंट्स को ले रहे होंगे ना, जब हम एंड पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर देंगे तो वो कर्व की बात हो रही होगी। कर्व मीन्स कि आप उसको जहाँ मर्जी जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप कर्व सेगमेंट की बात करेंगे तो फिर ये होगा कि वो इसके एंड पॉइंट्स होंगे और आपने उन एंड पॉइंट्स के दरमियान ही रहना होगा, क्योंकि हम उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उससे आगे पीछे हम नहीं जा सकते, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ जो है आपने अभी सरफेस में भी पढ़ी है कि हमने एक सरफेस पढ़ा और फिर उसमें हम लोग ये काम कर रहे हैं। मैम एंड पॉइंट से मतलब कि इंटरवल हमारे पास क्लोज्ड हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, इंटरवल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखिए जी अभी फिलहाल आपके सामने एग्जांपल है, जी 0 1 दिया हुआ है, ओपन इंटरवल है। तो अगर आप इसकी क्लोज इंटरवल में कन्वर्ट कर दें तो एंड पॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे और आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि आपने इससे आगे या पीछे नहीं जाना। तो बस ये फ़र्क है। कर्व सेगमेंट और लाइन सेगमेंट दोनों सेम चीज़ें हैं, वो लाइंस के यूज़ होता है और ये कर्व्स के लिए यूज़ होता है। इनसे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस है ना उनको आप क्लियरली कीजिए। मैम वो जो ग्रुप में क्वेश्चंस भेजे थे दो, वो करने थे, 2-3 थे। बेटा एक क्वेश्चन मुझे समझ में आया है मैम, एक था ना उसका हमने कर्वेचर फाइंड करना था, जिसका जो ना यूनिट स्पीड कर्व लिखा हुआ ना उसका यूनिट स्पीड कर्व फाइंड हो गई थी, कर्वेचर करना था फाइंड। ठीक है। तो आप और मैम उससे पहले थे जी मैम, आपने तो वो आप मुझे भेजें। मैम सॉल्व करने की कोशिश की थी लेकिन वो ना सही होता नहीं आगे जाके। चले मैं आपको देख लेती हूँ, मैं आपसे शेयर। मैम वैसे काफी ज्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं उससे रिलेटेड, अगर आप वो स्किप करवा दें। मैम 1-2 ही हैं। बेटा कौन से हैं, मैं करवा दूंगी आपको, लेकिन एक तो ये है ना और दूसरा कौन सा है? दूसरा जो आपने एक दिन पिक्चर सेंड की थी मैम आर्क लेंथ वाला था, उसमें आर्क लेंथ वाला था, आपने कहा था कि वैल्यूज बाद में पुट करनी है उसके अंदर। मैम आप ऐसा करें कि वो दोनों नहीं हो रहे ना, उन्हें पेज पे लिख के उसकी पिक्चर बना के मुझे ग्रुप में सेंड कर दें, फिर मुझे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको पूछ करती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम।
तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट 11 जी लेक्चर्स मैम। आप क्लियर हो गए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। मैडम कर्वेचर के बारे में भी यस मैम। पूछ जी, और अब किसमें मसला है वो भी बता दें। कर्वेचर के बारे में पूछना था, क्या होता कर्वेचर के बारे में बताया, आपने क्या पूछना है मुझे है कर्वेचर होती क्या है उसका कर्वेचर और क्या है? कर्वेचर जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द टेंजेंट है। समझ नहीं लगी। टेंजेंट जो है, आपने वो लेक्चर्स नहीं किए थे जब हम उसको डिस्कस कर रहे थे। टेंजेंट जब आपके पास कोई भी कर्व है उसमें आप जब टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, और जो आप नोट करें कि टेंजेंट जो है किस तरह से मूव कर रहा है, तो वो जो टेंजेंट की जो मूवमेंट है उसको चेक करने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट टेंजेंट जो है हम लोग कर्वेचर फाइंड आउट करते हैं। अगर कर्वेचर जो है वो 0 हो जाए, मीन्स के टेंजेंट जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो दिस मीन वो स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट ही चल रहा है, तो दिस मीन्स कि वो स्ट्रेट लाइन होगी। अगर कर्व में चेंज किस वजह से आ रहा है? बेटा देखें, आप सर्कल के डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, ठीक है, जी लेकिन जी ये होगा कि वो कांस्टेंट होगा। अगर आपके पास वो जो चेंज है ना वो कांस्टेंट आएगी, क्योंकि सर्कल एक आम सा कोई भी कर्व है, फॉर एग्जांपल एस की शेप में कोई कर्व है, तो उस कर्व में डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट साइड से टेंजेंट जो है वो मूव कर रहा होगा। अभी मैं इसको अगर शो कर सकूँगी, यहाँ पर एक हेलिक्स भी हम लोगों ने नोट किया था, अगर ये नजर आ रही तो मैं आपको इसको दोबारा शेयर कर लेती हूँ। इस कर्वेचर पे हम लोगों ने 2-3 लेक्चर्स लगा के इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। मुझे लगता है कि आप उन लेक्चर्स में नहीं थे। ये मैं आपको ना अभी शो कर देती हूँ, हेलिक्स में आपको ज़रा अच्छे समझ में आ जाएगा। बल्कि इवन आप ये बुक ही पढ़ लेना, बुक में भी सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से डिफाइंड है, फिर साथ में आपको याद भी आ जाएगा। हेलिक्स में ढूंढ रही हूँ और मैं वो शेयर करती हूँ। ठीक है, ये जो curvature of a plane curve means कि जो प्लेन के ऊपर कर्व होगा is the rate of change of the angle that the tangent vector field makes with the horizontal। तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो टेंजेंट एंगल बनाएगा, ये देखिए, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट लिया है, तो यहाँ पर इसके साथ जो एंगल ये थीटा बना रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाएंगे तो एंगल थीटा डिफरेंट हो जाएगा। ये जो डिफरेंस आता है ना थीटा, उस एंगल में जो चेंज आता है उसको हम टेंजेंट लोग के साथ एंगल कौन बनाता है? जी, टेंजेंट के साथ एंगल कौन बना रहा है? एंगल हॉरिजॉन्टल लेंगे ना हम लोग। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा हाँ है टेंजेंट के साथ। हाँ ऐसे कर लें। ये जो है वो कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा की है। हाँ, कर्व के ऊपर आप हर पॉइंट पर टेंजेंट लेंगे, उस टेंजेंट का आप एंगल नोट करेंगे और एंगल में जो डिफरेंस आएगा वो हमें कर्वेचर देगा। ठीक है, इस आर्टिकल को वो लेक्चर जो है आपके पास